होगा वो एक दिन पेड़ बनेगा और उस पर फल लगेंगे, फूल लगेंगे और उसके बाद वो बहुत सारे चनों को जन्म देगा। तो हम चाहते हैं हमने जो विचारधारा है वो हमारी ग्रो करेगी, लेकिन समय लगेगा, लेकिन इस विचारधारा को हम कायम रखेंगे। किसी की गुलामी करने के मोहताज नहीं है, किसी विशेष विचारधारा से ना प्रेरित होंगे ना उनके साथ रहेंगे। हम अपने विचार है कि शिक्षा का अधिकार जब तक गरीब व्यक्ति को नहीं मिलेगा, शिक्षित नहीं होगा, ऐसे ही गुलामी के राह पर लोग चलते रहेंगे। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण चाहते हो? शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए। आज शिक्षा पर टैक्स 18% है, जबकि डायमंड अमीर आदमी खरीदता है। आपके पास भी मेरे हिसाब से डायमंड की रिंग नहीं है, आप भी गरीब हो मेरी तरह। लड़ रहा हूँ देश का सबसे बड़ा इलेक्शन 2 महीने पहले मैं कुछ नहीं होगा। 400 पार का नारा लगा दिया है, उसमें एक विधानसभा आपकी भी है, निकल गई हाथ से। 400 पार क्या 200 पार ही नहीं होंगी सर। और 200 पार अब ये इनके पास अगर शकल अकल बूम बूम वाली अगर पेंसिल है तो हो सकती है। अब नेताओं के पास जो पहले मेरे समय में एक नाटक होता था, शकल अकल बूम बूम स्टार, उससे ऊपर आता 2-4 करोड़ रुपए जो व्यक्ति लगाएगा, जो कैंडिडेट, उसके पास वो पैसे से अपनी जेब भी भरेगा। मैं तो बैलगाड़ी में चलता हूँ, गरीब आदमी हूँ। अब मेरे पास तो पैसा नहीं, जब मैं पैसा लगाऊंगा नहीं तो पैसा कमाऊंगा क्यों? तो ये वीरेंद्र है, इन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है और पर्चा दाखिल हो गया है। उनका जो चुनाव चिन्ह है वो है ब्लैक बॉक्स। निर्दलीय प्रत्याशी हैं। सीधा लेकर चलता हूँ बिना लाग लपेट। चुनाव लड़ने के बारे में कहा जाता है कि जिस आदमी को ख़त्म करना हो, उसकी आर्थिक व्यवस्थाएं डगमगानी हो, उसके घर बिचवाने हो, स्कूल बिकवाने हो, ज़मीन बिकवानी हो, उसको आप चुनाव लड़वा दो। किसके बहकावे में आके चुनाव लड़ रहे हो? सर मैं किसी के बहकावे में आके चुनाव लड़ना मेरी खुद की सोच है ये। आज मैं जनता के सामने अगर जाता हूँ तो मैं दुनिया से यही कहता हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सोच है। अब मेरे पास घर ज़मीन जायदाद और ज़्यादा है, अगर महंगी गाड़ी बंगला और ये सब चीज़ें होती तो शायद मैं चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्योंकि व्यक्ति जिसके सुविधाएँ जो इस व्यक्ति को मिल जाती हैं वो एक राजनीति कर नहीं सकता, और कर सकता है तो वो एक साफ़ सुथरी राजनीति नहीं कर सकता। और हम इस देश में हमें साफ़ सुथरी राजनीति करनी है। चुनाव करने के लिए एक महत्वपूर्ण जो पिलर है वो है मीडिया। डॉक्टर अम्बेडकर उस मीडिया को ताकत को पहचानते थे, काशीराम जी पहचानते थे। आपने भी पीछे डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो लगाया हुआ है, और इन्हीं डॉक्टर अम्बेडकर ने 4 पत्रिकाएँ निकाली लगभग 100 वर्ष पूर्व। उस समय इनको पता था कि अगर पत्रिकाएँ हमारी नहीं होंगी तो हमारी आवाज़ नहीं जाएगी। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि भैया ना मीडिया आपका है, ना पत्रकार आपके हैं, ना अखबार आपके हैं, कैसे जन जन तक अपनी बात को पहुँचाओगे? बिल्कुल सर, जन जन तक आवाज़ हमारी धीरे धीरे पहुँचेगी। जैसे कि डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर जी ने कहा था कि लोकतंत्र जो पत्रकारिता मीडिया है जो लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है, और उस चौथे स्तंभ को अगर पकड़ के खींच रहे हैं आज जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो तो अब चौथे स्तंभ की तो आवाज़ पब्लिक मानने लगी है कि जो चौथा स्तंभ है देश का वो गोदी स्तंभ हो गया है। गोदी स्तंभ हो गया है बिल्कुल। अब बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों को अगर हम खुद से भी ये कह दें कि आप हमारी खबर दिखा दो तो वो कतराते हैं बिल्कुल। तो इसलिए हमारी जो आवाज़ जो उठी है वो आज उसको बेशक समय लगे, लेकिन आवाज़ जो एक दिन बुलंद होगी। काशीराम जी कहते थे एक नोट एक वोट, आप भी इसी नक्शे कदम पर हैं? एक नोट एक वोट जो काशीराम जी ने जो उस वक्त कॉन्सेप्ट था, हाँ कॉन्सेप्ट जो उनका था वो अच्छा था, और उन्होंने एक अच्छी साफ़ सुथरी राजनीतिक कैरियर उन्होंने जो काम किया वो आज पूरा देश या पूरे देश के लोग तथा पिछड़ा वर्ग स्पेशली उनको इस चीज़ के लिए हमेशा अपने भगवान के समान मानता है कि काशीराम जी ने अति पिछड़े वर्ग के लिए और जो निम्न वर्ग के जो लोग थे उनके लिए बहुत कुछ किया। उनके अन्याय के खिलाफ, उनके अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और उनके अधिकारों को दिलाने के हर कदम पर वो हमेशा तत्पर रहे। तो क्या लगता है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो खासकर आपके दक्षिणी दिल्ली से आप चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने दबंगई से अपने प्रत्याशियों को उतारा है, करोड़ों रुपए के बोर्ड बैनर रिक्शे पता नहीं क्या क्या तमाम तामझाम उन्होंने लगा दिया है। तो आपने निर्दलीय क्या सोच के करा, कैसे उनके सामने आप लड़ाई कर पाओगे भाई? बिल्कुल सर, आज तो मैं आपको बता दूं, आज शायद मैं उनके सामने खड़े होने के काबिल नहीं हूं, लेकिन एक बात होती है कि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। आज ये बात है कि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन उसी चने को हम अगर ज़मीन में बो देंगे और वही अंकुरित होगा, वो एक दिन पेड़ बनेगा और उस पर फल लगेंगे, फूल लगेंगे और उसके बाद वो बहुत सारे चनों को जन्म देगा। तो हम चाहते हैं हमने जो विचारधारा है वो हमारी ग्रो करेगी, लेकिन समय लगेगा, लेकिन इस विचारधारा को हम कायम रखेंगे। किसी की गुलामी करने के मोहताज नहीं है हम, किसी विशेष विचारधारा से ना प्रेरित होंगे ना उनके साथ रहेंगे। हम अपनी विचारधारा है इस देश के सामने लेके आए। क्या विचारधारा है बताइए? हमारी विचारधारा ये है कि सिस्टम में बदलाव आना चाहिए। सिस्टम में बदलाव और अलोक संविधान को माने न कि जाति तथा धर्म को।
आज जाति तथा धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। संविधान इतना बेकार है आपका, और लोग कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे हम तो आते ही। संविधान बदल देंगे, वो तानाशाही हो गई ना सर, इसी लोकतंत्र की हत्या है, वो लोग कर रहे हैं। लेकिन जो गरीब जनता है, जो अनपढ़ जनता है, उसको पता नहीं है, वो उसकी भीड़ में चल रही है कि मोदी जी ने बोल दिया या किसी पार्टी के बड़े लीडर ने बोल दिया, हम उसकी मान रहे हैं। लोगों को इसलिए शिक्षित, आज 70 साल हो गए हमारे देश के को आज़ाद हुए, आज भी हमारे देश में महिला चूल्हे पे खाना बनाती है, या आपके घर में भी अगर आपकी वाइफ मैडम जो हैं, अगर उनका काम सुबह उठते ही क्या है कि चाय मैं बनाऊंगी, अगर आज भी इस देश की महिला सुबह उठते ही ये सोचती है कि रसोई काम में घर में खाना मुझे बनाना है, चाय मुझे बनानी है, झाड़ू पोछा मुझे करना है, तो शिक्षा कहाँ तक मिली हमें? हम उस चीज़ से अब घर से कह रहे हो शिक्षा नहीं मिली, उन्होंने नारे लगा रखे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ा रहे हैं बेटियों को। पहले तो इनसे ये पूछो बेटी इनसे बचानी है या किन से बचानी है? आज दिल्ली में कुछ दिन पहले प्रदर्शन हुआ था, एक वर्ल्ड क्लास महिला खिलाड़ी जिनका नाम पूरे संसार में है और पूरा देश उनको जानता है, उनको एक एफआईआर निकलवाने के लिए जंतर मंतर पे धरना देना पड़ा, और कितने दिन तक वो बैठे, उनके साथ कितना अन्याय हुआ पूरे देश ने देखा है। तो ये पहले तो इनसे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो नारा है, इनसे सवाल पूछा जाए बेटी किन से बचानी है? इनसे। और सत्ताधारी पार्टियों में ऐसे ऐसे लोग बैठे, अब प्रज्वल रमाना का केस से देखो, अब उनको बड़ी बड़ी पार्टी ने जो टिकट दे रखी थी या उनके साथ सहयोग में जो चुनाव लड़ रहे थे, और उन्होंने कितनी महिलाओं के साथ अत्याचार किया है, उनके साथ वीडियो बनाने। आज घूमने गए हैं लोकसभा प्रत्याशी हैं, बाहर विदेश में घूमने गए हैं, कहाँ आरोप प्रत्यारोप सिद्ध हो पा रहे हैं? पता अरे सर घूमने उनको बदनाम करने की कोशिश की। बदनाम तो वो तो जनता बताएगी। और एक बात बताओ सर, ये बात यही तो है, मीडिया ये सब चीज़ें दिखाती नहीं है, बड़ी मीडिया ये चीज़ें नहीं दिखाती क्योंकि वो बिक चुकी है। आज उनको भी डर है कि तुम्हें जेल ना हो जाए, जो आदमी बोलेगा क्या पता मैं आज बोल रहा हूँ कल मेरे को जेल में डाल दें। लेकिन हमारा जो कैरियर है आज तक का साफ सुथरा रिकॉर्ड है, ना हमने कुछ गलत काम किया, ना हमारे पास अवैध संपत्ति है, ना हम गलत काम करेंगे। और जब हम पावर में भी अगर आए तो हम एक साफ सुथरी राजनीति करेंगे, ये नहीं है कि किसी की कठपुतली बन के उन पे काम करें। हमारा काम होगा जो हमारा संविधान है उससे देश चलेगा, ना कि किसी नेता से, ना अंबानी अडानी से, और ना किसी विशेष पार्टी से। क्या क्या मुद्दे हैं भैया, क्या मुद्दे लेकर आप आए हो? दिल्ली में किस चीज़ की कमी है, कुछ पता भी है आप लोगों को? बिल्कुल बताइए, सारी चीज़ों की पता है सर। दिल्ली में बिजली की, पानी की, बिजली पानी फ्री है दिल्ली में? बिजली पानी फ्री है। पानी तो बिजली पानी जो फ्री है वो ऐसा मिल रहा है, सीवर का पानी, गटर का पानी लोगों को पिलाया जा रहा है फ्री में। अब मैं आपको ये बोल दूं सर, आपको पेप्सी की बोतल में गटर का पानी मिला के पिला दूं तो आप पी लोगे, लेकिन दिल्ली की जनता इतनी मूर्ख हो रही है कि वो पी रही है, लाइन लगा के बाल्टी भर, लाइन लगा के बाल्टी भर सीवर का पानी, और ऐसे बोल रहे हैं हमारे में बिजली पानी फ्री दे दी। और बिजली तो तब दोगे ना तुम किसी को कि उनको उनके घर में मीटर हो, मीटर है ही नहीं। 85% जनता जो दिल्ली की है वो किराए पे रहती है, और किराए पे मकान मालिक उनसे 8 रुपये 10 रुपये यूनिट बिजली वसूल करता है। आप खुद सर्वे करके देखिए। लेकिन जनता का पता नहीं कौन सी पट्टी बांध दी, वो अंधा कानून की जो पट्टी थी वो आज जनता के मुंह पे बांधी जा रही है, आंखों पे बांध रहे हैं लोग। लेकिन जनता समझदार इसलिए नहीं है क्योंकि उनको, अगर जॉब वाला व्यक्ति है, प्राइवेट कंपनी में जाता है या सरकारी काम करने वाला व्यक्ति है, उसको एक माहौल क्रिएट किया गया है देश में कि वो सुबह जाता है, उसको ये पता है कि मैं ऑफिस जाऊंगा, शाम को आऊँगा, अपना काम समय पूरा करके खाना पीना खा के सोऊंगा, उसको देश के बारे में कुछ लेना देना है ही नहीं। क्योंकि तो भैया आप दक्षिण दिल्ली वालों को क्या रेवड़ी बांटने वाले हो जो आपको वोट दें? दक्षिणी दिल्ली वालों को तो मैं पूरी रेवड़ी बिल्कुल नहीं बांटने वाला, मैं तो पूरे देश को रेवड़ी बांटने वाला हूँ। ये रेवड़ी है या मेरी जेवड़ी है, ये पूरे देश में बांटूंगा मैं आज। क्या क्या बांटोगे? तभी तो हम ये बांटेंगे। हमारे जो रेवड़ी या जेवड़ी जो भी आप बोल रहे हो वो हमारी ये है कि शिक्षा का अधिकार जब तक गरीब व्यक्ति को नहीं मिलेगा, शिक्षित नहीं होगा, ऐसे ही गुलामी के राह पर लोग चलते रहेंगे। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण चाहते हो? शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए। आज शिक्षा पर टैक्स 18% है, जबकि डायमंड अमीर आदमी खरीदता है। आपके पास भी मेरे हिसाब से डायमंड की रिंग नहीं है, आप भी गरीब हो मेरी तरह। तो अगर डायमंड पे हमारा टैक्स है 3% और शिक्षा पे टैक्स है 18%। जो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खाद्य सामग्रियाँ हैं, वो ज़रूरी है। पेट के लिए रोटी चाहिए भाई सबको, गरीब आदमी बेचते हैं। खिचड़ी दे तो रहे बच्चों को, तुम्हारे सारे बच्चों को स्कूल बुला बुला के खिचड़ी दे रहे हैं। खिचड़ी आप पेट की बात कर रहे हो? जो 5 किलो राशन दे रहे हैं आप लोग। 5 किलो जो राशन दे रहे हैं ना सर, आप उस पे किसी भी राशन की दुकान के बाहर खड़े होके देखो, उस अनाज को देखो। एक भी नेता इस देश का, एक भी अमीर आदमी इस देश का उस गरीब के घर में जो आटा यूज हो रहा है वो खा के तो देखे, तब जिंदगी की हकीकत पता चलेगी उनको।
तो लोगों को मतलब अब राशन से भी दिक्कत है? बिल्कुल, 7 किलो राशन से भी दिक्कत? खाने लायक है नहीं सर, भूखमरी है, इसलिए लोग खा रहे हैं। उस राशन को खा के तो देखो एक बार, गरीब आदमी अगर घर में राशन लेके आता है, उसके पहले धो लेगा उसको 2-3 बार, उसके बाद में उस पर कचरा रह जाएगा, उसको सुखाएगा, फिर उसके घर के जो फैमिली मेम्बर हैं उसको चुगेंगे बिल्कुल, फिर जाके पिसवा के लेके आएंगे, फिर वो खाने लायक होता है। वो भी इतना खाने लायक होता है कि उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो इसलिए खा रहे हैं। कोरोना काल में देखा कि लोग कमाने क्यों नहीं निकलते भाई? काहे राशन की लाइन में लगे हो? कमाओ, अपना शहरों में आओ, कस्बों में आओ, वहाँ निकल के। मजदूर को समय पर मजदूरी नहीं मिलती। अगर नेता किसी कोई भी MP MLA है या बड़े पद पर जो नेता है, उसकी एक दिन आप सैलरी रोक के दिखा दो, वो घमासान कर देगा। लेकिन मजदूर व्यक्ति के एक महीने 2-2 साल तक मजदूरी नहीं मिलती। और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है वो भी आज ऐसा है कि एक ठेकेदारी हो गई, ठेकेदारी प्रथा हो गई, उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। आप अगर 20,000 रुपये की जॉब भी लेने जाओगे तो ठेकेदार आपसे लाख रुपए मांगेगा। और रेहड़ी पटरी वाले, जब गरीब व्यक्ति चलो सोचे भाई मैं रेहड़ी पटरी लगा लेता हूँ, भाई मैं तो पकौड़े तल, चलो ये देश के युवाओं को पकौड़ा तलवाना चाहते हैं। अगर देश का युवा अगर पकौड़ा तलना भी चाहे और वह कहीं से 10,000 रुपये की रेहड़ी ला के और एक तवा लेके या एक कढ़ाई ला के गैस चूल्हा लेके वह रोड पे अगर जब खड़ी करेगा तो प्रशासन उसको उठा ले जाएगा, पुलिस वाले उसको धमकाएंगे, उसको गालियाँ सुननी पड़ेंगी और उसका जो धंधा है वो चौपट कर दिया जाएगा। उसका जो पहले तो वो डिप्रेशन में था, कर्जे में था और पैसा उठा के उसने लगाया। अब कहाँ डिप्रेशन में जा रहे हैं? आपके जैसे युवा आगे आ रहे हैं। ऋतु 250 दिन तक यूनिवर्सिटी में बैठ रही, कौन डर रहा है बताइए? अरे सर, हर व्यक्ति तो मेरे जैसा नहीं होता। अब इतना बड़ा मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, देश का सबसे बड़ा इलेक्शन, 2 महीने पहले मेरे कुछ नहीं होगा। 400 पार का नारा लगा दिया है, उसमें एक विधानसभा आपकी भी है, निकल गई हाथ से। 400 पार क्या 200 पार ही नहीं होंगी सर। और 200 पार अब ये इनके पास अगर शकल बूम बूम वाली अगर पेंसिल है तो हो सकती है। अब नेताओं के पास जो पहले मेरे समय में एक नाटक होता था, शकल का बूम बूम स्टार उत्सव पर आता था, मैंने बहुत देखा, वो मेरे समय में बहुत चलता था। उसमें एक पेंसिल होती थी, उस पर कॉपी पे लिखता था और वही बन जाता था। तो वो जो सत्ताधारी पार्टियां हैं या तो उनको जीतने के लिए उनके पास वो पेंसिल है। जैसे एक पेंसिल दिल्ली में भी है, वो जो दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जी हैं उनके पास भी है। वो घोटाला नहीं करते एक भी, ना सौरभ घोटाला करते, ना कोई और घोटाला करते, ना टैंकर का घोटाला करते, साफ सुथरी छवि के आदमी हैं। उनको अपने घर में बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें चाहिए थी, अपने बंगले में। वो बंगला तो कितने करोड़ का नहीं बनाया उसका तो मेरे को नहीं पता, लेकिन उस बंगले में 45 करोड़ रुपए का फर्नीचर और सजावट का सामान, 7-7, 8-8 लाख रुपए के पर्दे, यहाँ तक कि वो जो चप्पल पहनते हैं, अरविंद केजरीवाल जी ऐसे बोलते हैं मैं ये 150 रुपए की चप्पल लाया हूँ। और अरविंद केजरीवाल जी मेरे से भी गरीब है बेचारे, 90 रुपए की चप्पल पहनते हैं जनता। और उनके जो शर्ट का साइज है वो मीडियम है और वो लार्ज शर्ट पहनते हैं 150 रुपए वाली, सरोजनी नगर से। अक्सर दिल्ली के जो बच्चे हैं या महिलाएं सरोजनी नगर से वो लेके आते हैं सेल में कपड़े। तो अरविंद केजरीवाल जी भी वहाँ अक्सर जाते हैं वो लार्ज वाला कुर्ता लेने या शर्ट लेने अपनी, और वो मफलर लेने। फिर क्या किया, उनको लग्जरियस लाइफ, मंत्री हैं यार, 150 रुपए की तो नहीं नहीं बिल्कुल वो ऐसा पहनते हैं। फिर उनको चाहिए थी लग्जरी लाइफ। तो वो जो शकल बूम बूम वाली पेंसिल का मैंने आपके सामने जिक्र किया, उस पेंसिल से वो कभी 7 लाख रुपए का पर्दा बना लेते हैं, कभी वो उनको पोटी करने के लिए अच्छी जो बाथरूम सीट है वो चाहिए, वो 15 लाख रुपए वाली वो भी बना लेते हैं। जैगवार से भी महंगी कंपनियों की जो सीट है वो उस घर में, उनके किचन में जब वो घुसते हैं चाय वाय पीने बेचारे, अब बीमार आदमी है चाय पीने घुसेंगे तो गेट कौन खोलेगा? और उनके तो कोई सहयोग भी नहीं करा, इसलिए उन्होंने अपने ऑटोमेटिक दरवाज़ा लगा रखा अपने किचन में। और उनका जो घर है वो जैसे आप जयपुर में घूमने गए होंगे, ताजमहल भी घूमने गए होंगे, इतना लग्जीरियस उनका जो घर है वो इतना लग्जीरियस है, पता नहीं कितने करोड़ रुपए। आपको मौका मिलेगा तो आप भी बना लोगे यार, क्यों चिंता कर रहे हैं? बिल्कुल सर, हम जैसों को मौका तो मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो हम जनता की सेवा करेंगे। आज नहीं मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा। नहीं सर, जनता का पैसा, हम जनता का पैसे का गलत मिसयूज नहीं करेंगे। अगर हम ही ऐसे बन गए तो फिर चोर चोर मोसेरे भाई, मुझे भी जनता गालियां देगी। हम नहीं चाहते, हम एक साफ सुथरी राजनीति करने आए हैं। अब ये देखो इस इलेक्शन में 100 200 400 गाड़ियों का काफिला जा रहा है, वो बिना पैसे की गाड़ियां थोड़ी चल रही हैं। तो लोग माहौल क्रिएट किया जा रहा है। अब 2-4 करोड़ रुपए जो व्यक्ति लगाएगा, जो कैंडिडेट है, उसके पास वो पैसे से अपनी जेब भी भरेगा। मैं तो बैलगाड़ी में चलता हूँ, गरीब आदमी हूँ। अब मेरे पास तो पैसा नहीं, जब मैं पैसा लगाऊंगा नहीं तो पैसा कमाऊंगा क्यों? तो ये वीरेंद्र है, छात्र राजनीति से राजनीति में आए। जैसा कि इन्होंने अभी साक्षात्कार के अंत में कहा कि मेरे पास तो पैसा है नहीं तो मैं लगाऊं कहाँ से। लेकिन कहीं ना कहीं एक सनसनी है दक्षिण दिल्ली में, जिन लोगों ने करोड़ों रुपए लगाए हैं प्रचार प्रसार में,
उनके ऊपर कहीं ना कहीं वीरेंद्र भारी पड़ते नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं संसद में इस तरह के अम्बेडकरवादी युवाओं का जाना बहुत ज़रूरी है, जो आपके हक हकूक़ की लड़ाई लड़े। जो 150 सांसद वर्तमान में बैठे हुए हैं, आपके कोटे से गए हैं, बाबा साहब की कलम से गए हैं, 25% का आरक्षण लेकर बैठे हैं, वो आपके समाज की आवाज़ नहीं उठाते। तो वहाँ पर वीरेंद्र जैसे साथियों को बड़ा बड़ा हम शुभकामना देते हैं, अपनी बधाई भी देते हैं कि